अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आपको इतनी लेट नाइट तकलीफ दी है उसके लिए सॉरी, लेकिन एक्चुअली आपको पता है कि जे आहूजा जी और डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी, ये जो पाकिस्तान से आए हुए हमारे हिंदू भाई बहन हैं, इनके इश्यूज के लिए लगातार काम कर रहे होते हैं। तो वो उधर ही फंसे हुए थे, तो इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पे ही 11 बजे का रखा था, वरना कल यानी संडे को मेरा लाइव आपके साथ आज होना था ना, जो वीकली होता है, वो इस वजह से कल किया कि आज ये प्रोग्राम था। तो अब कल 8 बजे आपके टाइम, इंडिया टाइम, शाम को मेरा लाइव होगा। लेकिन ये डॉक्टर रत्नू और जे आहूजा जी की रिक्वेस्ट थी कि हम दिन में वहां पे, क्योंकि अब आपको पता है कि पूरी पूरी फैमिलीज वहां पे तबाह हो गई हैं और सड़कों पे बैठे हुए हैं। अब आप बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके खाने पीने का मसला, उनके छत नहीं है, इतनी गर्मी जयपुर में, जोधपुर में चल रही है। ऐसे में इनके इश्यूज देखना, अब बदकिस्मती की बात है कि मैं जब इंडिया आया था लास्ट ईयर, तो मुझे जे आहूजा जी और डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी इन हिंदुओं की बस्ती में जोधपुर में लेके गए थे, जिसपे मैंने 2-3 प्रोग्राम भी किए थे, मेरे टाइमलाइन में मौजूद है। और वहां पे हमने उन लुटे पुटे काफिलों के जो पाकिस्तान से आते हैं भारत की तरफ, उनके इंटरव्यू, वैसे ही वो बहुत बुरी हालात में रह रहे थे। वहां पे कोई वो महल बना के नहीं रह रहे थे, वो झोंपड़े बना के रह रहे थे। और उन झोंपड़ों में उनकी जिंदगी की कोई सहूलियत इनके पास नहीं थी, जैसे तैसे जी रहे थे। ये बेचारे अपना धर्म बचाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे। पाकिस्तान में ये कोई भीख नहीं मांगते थे, सब मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे, सब ठीक ठाक थे। इसमें कई तो बहुत ज्यादा ठीक ठाक थे, बिजनेसमैन थे। लेकिन ये अपना धर्म बचा के भारत आए, तो भारत आने के बाद इनके साथ क्या सलूक हुआ है, ये बड़ा अफसोस ही होता है। और अब जो ये इनके साथ, तो इनके घर ही बिल्डोज कर दिए गए। और किस तरह ये, अब आपको पता है कि इंसान की जिंदगी होती है, एक फैमिली होती है, उसके कई समस्याएं होती हैं। हेल्थ के इश्यूज होते हैं, बच्चों की एजुकेशन के इश्यूज होते हैं, फिर आपके रोजगार जॉब का मसला होता है, घर चाहिए आपको, फिर घर में सहूलियात, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब चीजें, फिर आपका लीगल स्टेटस, आधार कार्ड, ये चीज, एक बेशुमार इश्यूज होते हैं। इन सारे इश्यूज पे डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी और जे आहूजा जी मुसलसल काम करते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन है निमितिकन, वो इस पे मुसलसल काम करती है। और इस मामले पे ये जोधपुर भी जयपुर से गए और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। फिर लीगली सरकार से भी इन इश्यूज पे बातचीत कर रहे हैं। या आपको हम वीडियो दिखाते हैं इस इश्यू पे, जो एक वीडियो है, जरा वो देखिए। चाइल्ड सूरज कुमार भील ऑन हिज फोरहेड एंड हिज जॉ। ये मंदिर है जो कि अब देवी देवता के लिए न कुछ स्थान है न कुछ, मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। इस देश के रणबांकुरों के द्वारा, हमारे देश के जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के जो पुलिस वाले हैं, उनके द्वारा इन निरीह भोले भाले सताए लुटे पिटे हिंदुओं की ये पूरा घर तोड़ा गया है और सब सामान सड़क पर आ गया है। सारा का सारा बेचारे ओवरनाइट दे हैव बीन रेंडर्ड होमलेस। कौन यहाँ कौन रहता, कौन था यहाँ रहने वाले में से? कौन है? उनको तो पुलिस लेके गई हैं? दोनों को अभी पुलिस लेकर गई। पुलिस कहाँ ले गई? यहाँ जो रहते थे वो? तो ये लड़की कौन है? घरवाले हैं और ये महिलाएं हैं। ये बच्चा है इसका। क्या नाम बेटा तुम्हारा? बालम। भील हो तुम भी? जी। कब आए पाकिस्तान से? तकरीबन 2013 में आए थे। 2013 में आए, तब से यहीं रहते थे? तो ये जमीन तुमने खरीदी हुई है, कैसे है, क्या हिसाब किताब? हम हमारी तो खरीदी हुई है। किससे खरीदी है? हमने आगे खरीदी सर, हमने आगे
actual place of the demolition carried out by the goons of Rajasthan government. And here these women and four girls are here, sitting in the shadow of this artificially created charpai. Seeing these women huddle like this, something just died in me. Something just died inside me, that as a society we can allow this to happen to our women and our children. Do we actually deserve to live? Do we actually deserve to prosper? क्या हम एक समाज के रूप में जिंदा रहने का अधिकार है? बहुत बहुत गहरे से सोचना पड़ेगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर ये दुर्दशा हमारी स्त्रियों और हमारे बच्चों की हो रही है, और हम बॉलीवुड और क्रिकेट और अपने एयर कंडीशन मकानों में पड़े हुए अपनी सड़ी गली ज़िंदगी जी रहे हैं, देयर इज़ समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद द हिंदू समाज। देखें अजीज दोस्तों, डॉक्टर साहब और जे आहूजा जी बस रास्ते में हैं, वो एनी मिनट हमें ज्वाइन करेंगे, तो हम उनसे ये सारी चीज़ों की डिटेल पूछेंगे कि ये किसने किया है और क्या इसके पीछे सारी चीज़ें हैं। मेरी मुख्तलिफ लोगों से इस सिलसिले में बात हुई है, तो इसमें कुछ पाकिस्तान से भी डोरियां हिलाई गई हैं, और इसमें जाहिर है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये सरकारी बुलडोज़र नहीं थे। ये हमें पता चला है कि ये प्राइवेट बुलडोज़र थे और उसमें कोई गैंग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए, एक लुटे पुटे लोगों के ऊपर आप अपनी जो भी गैंग ताकत दिखा रहा है वो उसको शर्म आनी चाहिए। और एक इंसानी मसला है, बजाय इसके कि हम इन लोगों को फैसिलिटेट करें और इन लोगों को हम अपने उसमें रखें, मदद करें इनकी, इसके बजाय हम लगे हुए हैं कि हम इनके खिलाफ ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, एक और छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और फिर इसके बाद तब तक डॉक्टर साहब ज्वाइन कर लेंगे, तो डॉक्टर साहब से और जे भाई से डिटेल में इस इशू पे बात करेंगे। नहीं, आपका ऊपर नीचे नहीं, नहीं चिंता मत करो, आप आपको रखेंगे हमें ना। अम्मा ऐसा आयु थे, हम हैं, करेंगे कुछ न कुछ, ऐसे चिंता मत करो आप, चिंता मत करो, 1 महीने में वापस मकान बना देंगे आपका। समाधान जरूर मालिक सुनाएगा। बिल्कुल दिल छोटा मत करो, रो मत। बड़ी दहशत, एक जो पुलिस की और उस वर्दी की दहशत होती है, वो एक महिला को और इन बेचारे लो छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से डराना, ये महापाप। चिंता न कर, हम सब सही थी वे लोग, वापस घर ढाईना सी, चिंता न कर, घर बनाएंगे वापस, जल्दी से बनाएंगे जल्दी।
चिंता ना करें। कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ मैंने भर में मकान बनवा दिया, चिंता मत। जगह को मिली मिली, चिंता ना। कोई नहीं हटाएगा आपको यहाँ से। हाँ अजीज दोस्तों, सॉरी म्यूट था। तो मैं लास्ट ईयर जब जोधपुर गया था जे जी के साथ और डॉक्टर रत्नो जी के साथ, तो उन बस्तियों में मैंने बड़ी मोहब्बत देखी। ये लोग मोहब्बत के भूखे हैं, मोहब्बत निछावर करते हैं। हम रात देर तक वहाँ पे आग जला के बैठे थे और मतलब मासूम से सीधे साधे लोग हैं और हमें हमारा फर्ज है ये कि हम इनको फैसिलिटेट करें बजाय इसके कि इनके झोंपड़े तोड़ दें। बड़े बड़े महलात में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। खुद कांग्रेस के ये जो शाही खानदान है, रॉयल फैमिली, ये अभी हमने देखा कि राहुल गांधी कितने बड़े बंगले में से निकाले गए। इन्होंने अपना खानदानी मतलब राइट समझा हुआ है। माँ बेटा बेटी बहू पता नहीं कौन कौन सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। क्या राजस्थान में मौजूद कांग्रेस की सरकार का ये फर्ज नहीं है कि ये लुटे पुटे काफले अपना धर्म बचा के आए हैं इधर, तो इनकी मदद करें, इनको सहारा दें। देखें, एक बात याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में मुसलमान जब तकलीफ में आता है ना, तो इनके पास 56 देश होते हैं जो कि इस्लामिक देश होते हैं, और ये लोग ज्यादातर जाते उन देशों में हैं तकलीफ में आते हैं कि जो इस्लामिक देश नहीं होते, क्योंकि ये इस्लाम के जो शरिया से भागे हुए लोग होते हैं। तो ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, भारत जाएंगे। ये जो आपके रोहिंग्या हैं भाई, लाइन से यहाँ पे बांग्लादेश है, फिर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, लाइन से मुसलमान मुल्क है। कहाँ जाएंगे? भारत आएंगे। तो ये नॉन मुस्लिम देशों में जाते हैं। लेकिन एक हिंदू बेचारा कहीं भी तकलीफ में आएगा, उसके पास एक ही जगह है जाने की, वो है भारत। कम से कम हम उनके लिए अच्छा माहौल, अच्छा वो क्रिएट करें यहाँ पे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है मैं इस दौरान जब तक के जय भाई और वो नहीं आते, मैं आपसे कुछ सवालात लेना चाहूँगा कि आप बताइए कि किस तरह, अगर कोई सवाल है तो मैं उस पर जवाब देना शुरू करूं। देखें, एक चीज मैंने नोट की है कि मैं आपके सामने रखूंगा कि ये जो अभी जो ये हिंदू बस्ती में बुलडोजर चलाया गया है, इसके बाद मुख्तलिफ लोग काम करने के लिए निकल पड़े हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, हम ये घर बनवा रहे हैं, हम ये सब कुछ कर रहे हैं। वो मैंने नोट किया है कि ज्यादातर एक ही चीज कर रहे होते हैं कि हमारा नाम शेयर करो। हमारा नाम क्यों शेयर नहीं करते? हमारा नाम शेयर करो। आप नाम के लिए कर रहे हैं, काम के लिए कर रहे हैं भाई? अब ये एक साहब हैं जो यहाँ कमेंट्स में मुसलसल लग रहे हैं कि हमने इतना काम किया है इनके लिए, हमारी 57 न्यूज आई हैं, आरिफ भाई हमारा नाम शेयर करें।
भाई साहब आपने काम किया है ना कि नाम शेयर करने के लिए किया है? अगर आपको अपना नाम शेयर करने की इतनी तलब है तो इसका मतलब द रीजन इज समथिंग एल्स। सो प्लीज ये इधर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उन इश्यूज पे कि किसने ये तबाही बर्बादी की, क्यों की और क्या हालात हैं। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नो जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते आरिफ भाई, क्षमा कैसा चाहता हूँ विलंब के लिए। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने अभी आपकी जो 3 वीडियोस हैं वो शेयर की हैं, और आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ऐसा गैर इंसानी काम किसने किया है, कौन हो सकता है? ये सरकार है, बीजेपी सरकार है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, कौन है ये? मूलतः इसके लिए राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो उत्तरदायी है, क्योंकि जो जेडीए जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके कमिश्नर्स के, उसके ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स, उन्हीं के होमगार्ड, उन्हीं के लोग आए थे। इसमें पहले एक मोइन उल हक और एक मिस्टर व्यास करके 2-3 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हमारे जोधपुर के जो कोऑर्डिनेटर हैं भागचंद भील, उनसे पहले तो उनको ब्लैकमेल किया, उनको 10 लाख रुपए मांगे उनसे कि वरना हम तुम्हारा घर तोड़वा देंगे। जब भागचंद भील ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो 10,000 रुपए भी नहीं है, तो फिर वो आकर के, जब ये गवर्नमेंट एक्टिविटी चल रही थी तो ये लोग चारों लोग आए वहां पर, और वहां पर आकर के पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों में घुसकर इन्होंने सामान उठा के फेंके हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हमारे पास उसके वीडियोस नहीं है उन लोगों के एक्शन के, क्योंकि उस वक्त बच्चे और स्त्रियां ही थी। अचानक हुआ ये काम, जिस स्पीड से, जिस अलार्सिटी से हुआ, वो पूरी तरह संदेहास्पद है और बिल्कुल इलीगल काम हुआ है। जब भी कोई गवर्नमेंट महकमा किसी का घर तोड़ेगा, मिनिमम 1 सप्ताह का नोटिस उसे राजस्थान का जो कानून है उसके अंदर उसको देना पड़ता है। इस पर आगे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के केसेस के अंदर क्या रिएक्शन आया है, क्या उन्होंने एक्शन लिया है। लेकिन प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट इसके लिए उत्तरदायी है। कुछ गुंडे पत्रकारों का एक जमावड़ा है, और मूल में इसके मुझे लग रहा है जो भारत विखंडन शक्तियां हैं, जो भारत को कमजोर देखना चाहती हैं, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस जो सरहद पार बैठे हैं, वो एक ऐसा कुचक्र चलाना चाहते हैं कि जो हिंदू हैं पाकिस्तान के, वो भारत ना जाएं, क्योंकि भारत में जाकर भी वो दुखी हैं। तो ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली, मेरे पास दर्जनों मैसेजेस आ चुके कि डॉक्टर साहब अगर ये सब हो रहा है हमारे भाइयों के साथ में, तो हम पाकिस्तान से भारत आके क्या करेंगे। आज इसीलिए मैंने प्रयास किया था विश्व हिंदू परिषद और संघ की तरफ से कि बड़े बड़े लीडर्स ये एश्योरेंस भेजें हिंदुओं को पाकिस्तान में कि ये एक रैंडम इवेंट था, इसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। एक तरह से धोखे से इन्होंने हमें पकड़ लिया, हम सावधान नहीं थे। जब ये पता चला तो 3 घंटे बीत चुके थे। जो पुरुष थे जो काम करते हैं भील समाज के, वो सब भी काम पर गए हुए थे। पीछे से चुपचाप एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने आकर ये मकान तोड़े, और उसी क्षण इनके वीडियोस भी इन्होंने फटाफट सोशल मीडिया पर डाल दिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को मैसेज चला जाए कि भारत में आने के बाद उनकी ये दुर्दशा होने वाली है। तो ये 2 घटनाएं और इसकी लिंक है। फिर मैं आपका अगला प्रश्न लूंगा। लगभग 1-1.5 महीने पहले 100 पाकिस्तानी हिंदुओं को जिनको वीजा मिल चुका था, उनको पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने अटारी बॉर्डर से वापस भेजा है। तो उसको मैंने समझा था कि चलो एक कोई रैंडम इवेंट होगा, कोई अफसर का मूड खराब होगा, उसकी पत्नी ने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया होगा, तो वो भड़ास हिंदुओं पे निकाल दी उसने। लेकिन अब मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं इस घटना से, और अभी मैं 10 मिनट पहले ट्विटर पे एक पैम्फलेट देख रहा था, एक न्यूज आइटम देख रहा था, जिसमें सिंध में ऐसे पैम्फलेट बंटवाए जा रहे हैं आरिफ भाई, जो कश्मीर में हुआ था कि पाकिस्तानी सिंध में ये बंटवाए जा रहे हैं कि या तो पाकिस्तानी हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करें या देश छोड़ें। वो पैम्फलेट आप चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं। मैंने अभी, मतलब पैम्फलेट नहीं है वो, न्यूज आइटम में आपको हिंदी में है वो मैं अभी पढ़ रहा था। पता नहीं कितना क्रेडिबल है 1-2 दिन में। अगर ये इस तरह से घट रही है घटना, तो फिर बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि पाकिस्तान के कठमुल्लाओं और पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं
पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अब इन हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर तुल गई है, और उसमें भारत की निकम्मी सरकार, जो भारत की जो यहाँ पे जो राज्य की सरकार है, केंद्र सरकार तो इतनी निकम्मी नहीं है, यद्यपि उनका भी योगदान इनके मरने में रहेगा, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने अब तक लागू नहीं किया है। लेकिन राजस्थान की निकम्मी सरकार पाकिस्तान के 1 करोड़ हिंदुओं को यदि मुसलमान बनने देती है तो मुझे लगता है नहीं है कि 21वीं शताब्दी में इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी होगी। डॉक्टर साहब, मैं भी यही सोच रहा था कि वो हिंदू जो वहां पे सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में, वो जान बचा के यहाँ आते हैं, यहाँ इनके साथ ये सलूक होगा तो अब कौन वहां से यहाँ आने का सोचे? एग्जैक्टली वो ये सोचेगा कि हम यहाँ से, आप मुझे लेके गए थे लास्ट ईयर यही जोधपुर की बस्ती में, मैंने कई लोगों से बातचीत की थी तो पता चला कुछ वेल सेट हिंदू थे जो वहां पे बिजनेस करते थे, सब कुछ थे, वो सिर्फ अपना धर्म बचा के यहाँ पे आए हैं, और हम इनके साथ ये करेंगे तो अब आपने पहली बात तो ये बताइए कि जिनके घर तोड़े गए वो अब कहाँ हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? आप पर मैं जिस बस्ती में गए थे आरिफ भाई, वो गंगाना की बस्ती थी और वो बड़ी बस्ती थी। ये राजीव नगर की एक बस्ती जो छोटी बस्ती है उसको तोड़ा है इन्होंने। यद्यपि गंगाना जाते वक्त जो हमारा रास्ता, अगर आपको ध्यान हो तो बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते से हम गए थे, उस रास्ते में भी इन्होंने 24 मकानों को तोड़ा है, और वो प्राइवेट लैंड है। राजीव गांधी नगर की जो लैंड जेडीए ने तोड़ी है वो तो चलिए गवर्नमेंट की लैंड थी, यद्यपि गवर्नमेंट लैंड से भी आप बिना नोटिस के इस तरह से उनको घरों को नहीं तोड़ सकते। पर जो 24 घर गंगाना के पास तोड़े गए हैं वो तो पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक जो हैं वो सरपंच ही है कांग्रेस के, और वो इसके ऊपर जेडीए के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर एफआईआर भी शायद अब तक मुझे लगता है 1-2 दिन में दर्ज करवा चुके होंगे, केस करेंगे। ये 40 फैमिलीज इस वक्त अपने संबंधियों के यहाँ पर, कुछ गंगाना में हमने एडजस्ट की है, और मैं अभी उसके लिए फंड रेजिंग कर रहा हूं। मैं 50-50 हजार इनमें से प्रत्येक फैमिली को भिजवाऊंगा कि वो टेंट में या एक अपने लिए झोपड़ी, अपने खाने पीने का सामान, अपने बर्तन जो भी उनका टूट गया है, और पानी के जो टैंकर्स आते थे उसके लिए उनको एक सप्लाई हो सके। इसके लिए 20 लाख निमित्त एकम के अंदर मैंने कलेक्ट करने का टारगेट रखा है। ऑलरेडी पैसा काफी आ चुका है मेरे पास। सोमवार से हम इसका पैसे को बांटना भी शुरू कर देंगे, तो इनको सहायता हो जाएगी। लेकिन ये जघन्य अपराध, ये जो जघन्य जो क्राइम हुआ है इन निरीह लोगों के साथ, उसका सबल प्रतिकार होना चाहिए। और मुझे बहुत आनंद है कि सोशल मीडिया, क्योंकि हमारे हाथ में सोशल मीडिया ही है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो ज़कात के टुकड़ों पर पलता है, उतना पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, यद्यपि इंडिया न्यूज के संजीव सौरभ भट्टाचार्य उन्होंने कवर किया है, और कुछ टीवी चैनल्स ने इसको कवर किया है, बहुत हृदय से हम उनके आभारी हैं, लेकिन हम इस विषय को मरने नहीं दे सकते। इस विषय पर जितना शोर मचाया जा सकता है मचाया जाना चाहिए, और हिंदू समाज इस विषय पर बहुत उद्वेलित है। डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट की माफी चाहूंगा। ये पाकिस्तान फाइल्स डच के नाम से एक आदमी है जो मुसलसल कह रहा है कि मैं इनके काम का नाम लूं। जब मैं एक आदमी के काम को जानता नहीं हूं तो मैं उनका नाम कैसे लूं? वो चाह रहे हैं कि मैं लाइव प्रोग्राम छोड़ के इस वक्त मैं इंटरनेट पे जाकर रिसर्च करूं कि उन्होंने क्या काम किया, फिर मैं उनका ये काम यहाँ पे शेयर करूं, और अब आखिर में गुस्से में आके ये कह रहे हैं कि मैं अपने प्यारे पाकिस्तान और कराची को बदनाम होते देख रहा हूं, इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा। तो डॉक्टर साहब, ये कर रहा हूं क्योंकि ये हद कर दी है। ये चाहते हैं कि मैं पूरा प्रोग्राम इनके ऊपर फोकस कर दूं, तो मैं जानता नहीं। अब मैं इस वक्त बैठ के इनके रिसर्च करूं बैठ के कि इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। मैंने खुद आंखों से जिनको विटनेस किया है मैं उनसे बात कर रहा हूं, जिन्होंने काम किया है जो काम रेगुलरली कर रहे हैं, मैं उनको बात कर रहा हूँ। मायंक प्लीज आप ये पाकिस्तान फाइल्स वाले को ब्लॉक कर दें, ये अपनी पर्सनल पब्लिसिटी चाहते हैं और कुछ नहीं करें, लेकिन एक चलते हुए प्रोग्राम में बाधा क्यों डाल रहे हैं भाई? देखो आरिफ भाई, मैंने तो संस्था का नाम इसीलिए निमित्त एकम रखा था। हम भगवान कृष्ण के इस कर्म के निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, भगवान कृष्ण ने कहा था तू मेरा उपकरण है, तू मेरा इंस्ट्रूमेंट है। काम तो मैं करवा रहा हूं, कृष्ण बोले थे, काम तो भगवान का हो रहा है भाई।
हम तो करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपके आने से पहले मैंने इनको बताया कि जब आप मुझे उन बस्तियों में लेके गए थे तो उन लोगों की आंखों में मैंने आप लोगों के लिए जो मोहब्बत, मान, सम्मान देखा था, वो बताता है कि आप लोग उनके लिए क्या कुछ करते रहे हो। खाली ये इनको 2 वक्त की रोटी का मसला है, इनके हेल्थ के इश्यूज हैं, इनके बच्चे की एजुकेशन के हैं, इनके लीगल डॉक्यूमेंटेशंस के हैं, ये सब चीजें आप लोग कर रहे हैं। और मैंने देखा है जय भाई और आप लोग लगातार इसके ऊपर लगे हुए थे। और मैं यहाँ पे बिलीव मी आपकी या किसी की पब्लिसिटी के लिए ये प्रोग्राम नहीं कर रहा, मैं एक इशू अपने हिंदू भाइयों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, आप 100 करोड़ लोगों के बीच में कुछ लुटे पुटे आपके भाई आए हैं, उनके साथ ये हो रहा है। अच्छा, वापस हम अपने सवाल जवाब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप मंडे से इनके वापस पैसे बांटना शुरू करेंगे और इनके लिए काम करेंगे। तो ये जो आप बता रहे हैं कि टेंट होगा, ये सब होगा, ये तो एक टेम्पररी सिस्टम होगा। अब आफ्टर ऑल ये इधर परमानेंट रहने आए हैं भारत में, और आप एक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पे इतना कुछ भारत में और पूरी दुनिया में बदनाम किया गया कि हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे एंटी मुस्लिम लॉ ला रहे हैं, फलाने ढुमकाने। इसका कोई फायदा हुआ है इन जेन्युइन माइग्रेंट्स या रेफ्यूजीज को? सिटीजनशिप अमेंडमेंट अब मर चुका है, उसके फायदे और नुकसान की बात छोड़ें, इट इज अ डेड पीस ऑफ लेजिस्लेशन। दिसंबर 2019 में पास किया गया था, अब तक उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। हमने उम्मीद भी छोड़ दी है। इस वक्त 200-300-400 पाकिस्तान से हिंदुओं को हम निकाल पा रहे हैं, जितनों को निकाल पा रहे हैं वो हम मां भवानी का प्रसाद समझ के उनको चुपचाप निकाल रहे हैं। जो ये आपने पूछा है कि भाई इनके साथ अब भविष्य में क्या होगा, तो गवर्नमेंट की लेवल पर ये जो 40 मकान भी थे, अरे भाई एक ईंट भी इन्होंने सरकार से नहीं ली थी। और ये जो झोपड़ियां थी इनकी, ये इन्होंने यहां पर कुछ मुसलमान जेडीए किसी लैंड पर कब्जा कर रखा था, उन्होंने 3-4 साल से 5 साल से, इन बेचारों ने उनको कैश पैसा दे करके उनसे वो जमीनें ली हैं। अब उनके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ है नहीं, उनको ये पता ही नहीं था कि ये लैंड जेडीए की है, उनको वो लोग प्राइवेट सिटीजन बेच ही नहीं सकता। तो वो उस पाकिस्तान से आने की दंश तो झेल ही रहे थे। पाकिस्तान में हिंदू होना आप जानते हैं एक श्राप है। जो पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान को छोड़कर यहां आता है, वो जिंदगी में 40-50 साल तो वैसे ही पीछे हो जाता है। उसके गहने, उसके रिश्तेदार, उसकी पावर इक्वेशन, उसकी गाड़ी, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी स्मृतियां, उसके संबंधी, सब पीछे छूट जाता है। यहां जीरो पे आके शुरू करते हैं, उस जीरो को भी आपने -20 पे धकेल दिया। यहां पर इन नीच लोगों को दया नहीं आई बच्चों पर और स्त्रियों पर, इस तरह उनको बेघर करते हुए बुलडोजर चला दिए गरीब हिंदुओं के घरों पर। और आपने कहा कि भारत सरकार या राज्य सरकार, इनके रिहैबिलिटेशन, ये सब लफंगे हैं। इस सरकार में बैठे बाबू राजनेता, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, ये उचक्के चोर हैं सब। इनमें से किसी ने भी आज तक पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए ये प्लान नहीं बनाया कि इतने करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग अगर पाकिस्तान से भारत आएंगे तो उनके रहने के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए इंडियन स्टेट ऑब्लाइज्ड है 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुसार। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो दो देशों के प्राइम मिनिस्टरों ने साइन किया था, चाहे दोनों कितने घटिया प्राइम मिनिस्टर रहे हो, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर थे। नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुसार भारत की सरकार, भारत का एस्टैब्लिशमेंट इन हिंदुओं को न सिर्फ नागरिकता दे प्राथमिकता पर, बल्कि इनको पुनर्वास, इनका रिहैबिलिटेशन करने का उत्तरदायित्व भी उस पर है, जिस पर पूरी तरह से आंख मीच के बैठी है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। और इन निरीह हिंदुओं के श्राप लगेगा इन दोनों को।
धिक्कार है इन सबके ऊपर बैठे हुए। डॉक्टर साहब, ये एक साहब हैं सुनील हमर रजानी, ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये सब सिंधी है। तो भाई सुनील भाई, ये बिल्कुल सिंधी है। मैं इनसे मिल के आया था जब मैं आया था, और ये सिंध से ही, देखो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज में जो है ना, वो सिंध में ज्यादातर हिंदू ही हैं और पंजाब में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हैं, लेकिन सिंध में मेजोरिटी 99% हिंदू सिंधीज हैं। और ये सिंधी हैं जो बेचारे वहां पे जा रहे हैं, उनको ना वहां पे कोई महफूज रख पा रहा है, ना यहाँ पे महफूज रख पा रहा है। डॉक्टर साहब, एक साहब ने अभी वो क्या है, एक राय दी है कि वक्फ की, हाँ ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन इन पाकिस्तानी हिंदुओं को आवंटित करनी चाहिए। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, मासी के मूछा होती तो मामो हो। तो होना तो बहुत कुछ चाहिए आरिफ भाई। मासी की जगह मामा होना चाहिए था, लेकिन मासी है तो जय आगे है जी। जय भाई नमस्कार, वेलकम। तो वक्फ बोर्ड की भाई लैंड साहब आवंटित तब 5 मिनट तो देखो ऐसे ही चलेगा। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं आ नहीं, रहा भाई तू अपना टाइम कर ले, तो इसमें म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ मैं देख रहा हूँ, पहले फ्रेम में तो आऊं, क्यों नहीं आ रहा मैं फ्रेम में। आरिफ भाई आप भी थोड़ा फ्रेम से बाहर निकल गए, थोड़ा सा राइट। हाँ बस अब ठीक है, अब ठीक है। भाई साहब घर जाके ही फ्रेम में आऊंगा, यहाँ से 7-8 मिनट की ड्राइव है घर की। तो हम डिस्कस आराम कर से, रहे हैं, आराम आप आराम से अपना ड्राइव करके पहुंचे घर। तो अच्छा, वक्फ बोर्ड को तो आरिफ भाई इनको रिपील करना चाहिए। अच्छा आप कुछ कह रहे थे? ये शिक्षा जी हैं, ये कह रही हैं, व्हाई आर रोहिंग्यास लिविंग सेफली एंड आवर हिंदू सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर हैरेस्ड लाइक दिस। वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर साहब। भाई भारत एक शरिया कंप्लायंट देश है। यहां पर शरिया का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का लॉ है इस्लाम का, उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। हिंदुओं को यहां पर गधे की तरह सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, सरकार को टैक्स चुकाना है, और बाकी जो पैम्पर्ड माइनॉरिटीज हैं वो हमारे खून पी पी कर वो मोटी होती रहेंगी, हम पतले होते रहेंगे, हमारे नंबर्स कम होते रहेंगे, हमारी फिजिकल, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक सब स्पेस कम होती जाएंगी, और एक दिन हम मिट जाएंगे अगर हम लोगों ने अपने रवैये नहीं बदले। तो हिंदुओं ने, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का जो एस्टैब्लिशमेंट है, इस देश की सरकारें शरिया कंप्लायंट हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट देख रहा था कि हेट स्पीचेस को बड़ी स्ट्रांगली लिया जाए। हेट स्पीचेस, हिंदू हेट स्पीच करता है? ये अनपढ़ टाइप लोग, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है आरिफ भाई, आप ही बता दीजिए। मोहब्बत, प्यार, अखुवत। मदरसों में सिंपल सा ये पढ़ाया जाता है कि भाई साहब आप मुसलमान ही जीने के लायक कौम हो, बाकी सारे नफरत के लायक हैं। जितने नॉन मुस्लिम हैं वो आपकी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। तो ये तो हेट स्पीच है अरे नहीं। भाई आप हत्या के लिए कहना भूल गए, चैप्टर 9 वर्स 5 हत्या का सीधा आदेश है। बिल्कुल है, बिल्कुल है कि जो आपका इस्लाम कबूल नहीं करता उसको मारने का हुक्म है। लेकिन इस देश का सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि हेट स्पीच पर सबको अरेस्ट कर लो। डॉक्टर साहब, यही नूपुर शर्मा एक बिल में घुसी पड़ी है। मैं भी अपने प्रोग्रामों में यही शिकवा करता हूं कि आप मुसलमान लिखारियों को देख लें, कभी इनकी कोई एक ट्वीट दिखा दें जिसमें इन्होंने प्यार मोहब्बत की बात की हो। नफरत नफरत नफरत। डॉक्टर साहब, तो आपने वो जो महिला थी उन्होंने पूछा था ना कि भाई आप के रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। भारत एक शरिया कंप्लायंट राष्ट्र है, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए। जी जी, मसला वही है। इकोसिस्टम पे भी बात करनी चाहिए हमें। जी जय भाई।
हमें ये जो बहन का प्रश्न है कि रोहिंग्याओं का को आराम से बसने दिया जाता है, एक इकोसिस्टम है। आज एक विवाह कार्यक्रम में कोई मेरे को कह रहा था कि भाई साहब ऐसे कैसे कर देते हैं, वैसा कर देते, तो मैंने कहा कि मैं कल 5 पाकिस्तानी हिंदू परिवार राजस्थान में जोधपुर से ला करके आपको कहता हूँ, आप अलवर में, जहां हम अभी अलवर जिले में बैठे हैं, यहाँ बसा लो। आप बिना जान पहचान के बसा लोगे? बोला कि नहीं। तो मैंने बोला कि वहां जब रोहिंग्या बर्मा से चलते हैं और नियरेस्ट मस्जिद में जाते हैं, तो वो मस्जिद अरेंजमेंट करती है कि जम्मू में जाके फला मस्जिद के फला इमाम साहब तुम्हारे रहने खाने की, तुम्हारे सारी चीजों की तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे। वो इकोसिस्टम जो उम्मा को मानता है, जो नेशन स्टेट को नहीं मानता, तो वो इकोसिस्टम के अंदर आदमी को बसाने के लिए एक पूरा तंत्र, एक पूरी धार्मिक मशीनरी काम करती है। यहाँ बंदे के पास में पासपोर्ट भी है, उसके पास वैलिड वीजा भी है, उसके वीजा, उसके पासपोर्ट में बकायदा लिखा हुआ है, पाकिस्तान के हर पासपोर्ट में धर्म लिखा होता है और उसमें हिंदू लिखा हुआ होता है। ऐसी परिस्थिति में आपके पास आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट है पर आप तो नहीं रखोगे उसको। तो इस्लाम का एक जो इकोसिस्टम है वो इलीगल लोगों को भी लीगल बनाने के लिए काम करता है, और हमारे पास चूंकि ऐसा विकसित तंत्र नहीं है और हम लोग उस वैसी मानसिकता भी नहीं रखते। हिंदू समाज में प्रत्येक हिंदू अपनी अपनी जगह वेल्दी होने के लिए काम करता है और हिंदू समाज में वेल्दी पैसे वाले लोगों की कोई कमी भी नहीं है। लेकिन अगर समाज के रूप में देखें तो हमारा कोई कोर फंड नहीं है, इसलिए हम एक बहुत ही गरीब समाज है, एक निर्धन समाज है। हम व्यक्तिगत रूप से अमीर हो सकते हैं, पैसे वाले धनी हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हम निर्धन हैं। तो ऐसा निर्धन समाज अपने लोगों की क्या सहायता करेगा? एक ओमिन रत्नू और एक जय आहूजा ऐसे कुछ पागल अपनी क्षमता में लड़ने भी पहुंच जाते हैं, भिड़ने भी पहुंच जाते हैं। हमारे मेन जो वहां कोऑर्डिनेटर हैं उनको पुलिस ने जेल में भी रखा 2 दिन राजकार्य के बाधा में। अभी वो छूट के आए हैं, छूट के आते ही वो रिहैबिलिटेशन के काम में लग गए हैं। कल से सबके मकान वकान, शेल्टर होम, सारी व्यवस्था कल सुबह से टीम लग के चालू कर देगी। तो हम एक बहुत सीमित संसाधन और सीमित करेजियस लोगों के साथ काम करते हैं, और हम में इतनी क्षमता अभी भी एक हिंदू समाज के रूप में विकसित नहीं हुई है कि इतने करुणापूर्ण कानून सीएए को हम बचा पाए। वो शाहीन बाग बना लेते हैं पर हमसे शाहीन बाग खाली नहीं कराए जाते एक समाज के तौर पे। तो इसलिए हमको ये शिकायत करना कि वो क्यों बस जाते हैं और हमारे लोग क्यों प्रताड़ित होते हैं, वो अपनी स्ट्रीट पावर और अपने इकोसिस्टम का, तंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें मीडिया भी है, जिसमें लिबरल्स भी हैं, जिसमें जिहादी भी हैं, जिसमें पैसा भी है, जिसमें पीएफआई भी है, और जिसमें इन सबको मिला के एक बड़ा स्ट्रांग इकोसिस्टम है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास सब कुछ बिखरा बिखरा है, उसका कंसोलिडेशन नहीं है। और ये सब तंत्र को विकसित करने के लिए विचार और धन, 2 चीजों की आवश्यकता है। तो विचार है तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन के लीडर्स के पास में है। हमारी टॉप लाइन लीडर जो धार्मिक लीडरशिप है उनके पास तो विचार ही नहीं है, और इसीलिए उसको विकसित होने में समय भी लगता है, धन के आधार पे, संसाधनों के आधार पे, रिसोर्सेस के आधार पे। तो जब आम हिंदू इस तरीके के इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा और हम जैसे पागल वो बना के खड़ा कर देंगे, तब आपका ये जो शिकायत है दूर हो पाएगी। उससे पहले आपकी शिकायत दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकारें बहुत जल्दी दबाव में आती हैं, और सरकारें अब धीरे धीरे, हमारी सरकार भी, जो मोदी जी की सरकार है, उसको भी अब इस तरीके के पंगे लेने से डर लगता है। तो पंगे पागल लोग ले सकते हैं, अगर पागलपन मिसिंग हो गया तो सरकार भी पंगा नहीं ले पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जब सरकार का पागलपन कमजोर हो गया और सरकार पर सेकुलरिज्म हावी होने लगा, तो ये पागलपन की कमी हमको पूरी करनी पड़ेगी, अपने लोगों की जानें बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियां बचाने के लिए, अपने मंदिर बचाने के लिए, अपने मोहल्ले बचाने के लिए, अपने पाकिस्तानी हिंदू बचाने के लिए, अपने बांग्लादेशी हिंदू बचाने के लिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब कुछ सरकार नहीं करेगी, सरकार ने हमें ब्रीथिंग स्पेस दे दिया, काम करने को जगह दे दी, अब हम करते हैं। ये ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू। आप म्यूट हैं आरिफ भाई। आरिफ भाई आप म्यूट हैं। अजीज दोस्तों, ये निमितिकन का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हिंदू रेफ्यूजीज के लिए काम कर रही है, इनका ये लोगो है और नीचे लिंक में भी हम आपके साथ उसका शेयर करेंगे इनकी डिटेल्स। देखें, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से, मेरा अगला सवाल भी है जय भाई से और डॉक्टर साहब से,
कि आज ये एक विपदा आई है तो ये लोग काम नहीं कर रहे, ये एक जमाने से काम कर रहे हैं। मैंने पिछले साल जब जाके देखा था तो पूरी पूरी बस्तियां आबाद की गई हैं। और डॉक्टर साहब, आपसे और जय भाई से एक सवाल है कि आपकी एक मूवमेंट है कि 100 रुपया महीना या पता नहीं कि आप देंगे और हिंदू उसको बचाएंगे, हिंदू उसको बचाएंगे। क्या आपकी ये मूवमेंट है और क्या इसके तहत आप मुसलसल ये काम कर रहे हैं? आज ये घर तबाह हुए हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन निकल पड़ी हैं। यहाँ पे लंदन में बाकायदा मूवमेंट चली हुई है कि पैसा दो पैसा दो, हम उधर आबाद कर रहे हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप तो वहां पे जोधपुर में खुद उन बस्तियों में गए थे, आपने कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पे उनके लिए काम करते देखा? और दूसरा, निमितिकन का क्या टारगेट है, क्या आपका मूवमेंट है? अरे भाई, पहले तो मैं इंटरप्ट करूंगा कि घटना के दूसरे दिन सुबह मैं और ओमेन जी वहां थे। 350 किलोमीटर है जयपुर से जोधपुर। मैं तो इनफैक्ट उससे भी और 150 किलोमीटर आगे अलवर में था। मैं इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, एमएलए इलेक्शन की, रामगढ़ से। तो मैं वहां था। मैं रातों रात जयपुर पहुंचा, सुबह हम दोनों साथ में वहां पहुंचे। और हमारे जाने तक एक भी एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए काम करती है वो नहीं आई थी। हमारी एक और समस्या थी कि जिन लोगों ने ये सब कांड करवाया, मोइनुल हक नाम का एक पत्रकार और अनिल शर्मा और हसन खान नाम के 2 अधिकारी जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ये प्राइम मतलब वो हैं एक्यूज्ड। अक्यूज, अपराधी है ना। तो हम ये सब लॉबिंग कर रहे थे, प्रशासन के पास जा रहे थे। इतने में हमारे लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें हमारे लोकल कोऑर्डिनेटर भागचंद भील को, जो खुद माइग्रेंट है, उनको नामजद किया गया। और परसों हम लोग वहां से लौटे हैं और हमने आगे की तैयारियां की। यहाँ विश्व हिंदू परिषद सबसे बात करना शुरू किया तो पता चला कि पुलिस ने भागचंद को पूछताछ के नाम पे थाने बुलाया और भागचंद को अरेस्ट कर लिया। अभी भागचंद छूट के जेल से घर पहुंचे अपने 5 मिनट पहले। कल हमारी टीम बाकी भी वहां प्लेस हो जाएगी और परसों सुबह से ये सारे के सारे नए प्लॉट चिन्हित कर लिए गए हैं, नई जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है और परसों से इनके कंस्ट्रक्शन का काम हम चालू करा देंगे, इनकी झोपड़ियां बनवाने का वापस से। ये इतना फास्ट हमारी तरफ से काम हो रहा है। एक जगह किसी से हम उधार मांग रहे हैं 1-2 साल के लिए, चाहे रेंट पे मिल जाए, जहां पे हम शेल्टर होम बनाए, फिलहाल इनको भी रखें महीने 2 महीने के लिए वहां, और उसके बाद में जो नए पाकिस्तान से हिंदू आते हैं उनको प्राइमरी सेफ प्लेस मिल जाए, एक टेंट की छत मिल जाए, शामियाने की छत मिल जाए जो वाटर प्रूफ हो, जहाँ पे वो रह सकें। ये एक तैयारी हमारी और चल रही है क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है। तो ये वहां का चल रहा है। अब कौन पैसे इकट्ठे कर रहा है, कहाँ पे पैसे इकट्ठे कर रहा है, जोधपुर में तो देखो लोग दिखाई दिए नहीं। अब कौन इकट्ठे कर रहा है ये हमें पता नहीं है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, वहां पे कोई नहीं है। एक स्वराज मार्ग की बहन हमारी छोटी वहां पे पहुंची हुई है, पत्रकार हैं, उन्होंने जरूर कुछ लकड़ियां वकड़ियां दिलाई हैं, तो हमने उनको भी कहा कि लकड़ियां दिलाई है आपने, बहुत अच्छा किया, झोपड़ी तन जाएगी, लेकिन हम इनकी परमानेंट व्यवस्था करना शुरू कर देंगे अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर। वो बहुत अच्छा काम कर रही है बहन। उन्होंने भावनाप्रद रूप से उनको लकड़ियां वगैरह भी दिलाई कि आप अपना छप्पर तान लो इन लकड़ियों के आधार पे, लेकिन हम उनकी परमानेंट व्यवस्था कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट और शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के साथ में ये सब चीजें चलने वाली है नहीं, मतलब कुछ इसका बड़ा लाभ नहीं होता है। इमोशनली अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली इनका कोई लाभ नहीं होता है। ये पेमी फर्स्ट पूछ रहे हैं कि डज निमितिकन टेक इंटरनेशनल पेमेंट्स? आई कैन नॉट सी ए डोनेशन लिंक स्पेसिफिकली फॉर राजस्थान रेफ्यूजीज। नहीं, हमारे पास में इंटरनेशनल लिंक नहीं है क्योंकि कोविड के पहले से ही इंटरनेशनल फंडिंग लाइसेंसेस बंद हो गए थे और हमारी एलिजिबिलिटी 2020 में हुई थी, तब तक कोविड आ गया था। अब पेपर प्रोसेस वापस चालू हुआ है, अगले 6 महीने लगेंगे हमको इंटरनेशनल फंड के लाइसेंस के लिए। अभी आप सिर्फ भारत से, भारत में या अपने भारतीय अकाउंट से पैसा निमित्तकम को भेज सकते हैं और आपका कोई तरीका नहीं। पेपाल नहीं? नहीं, नहीं, हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे आरिफ भाई। भारत सरकार ने हमको विदेश से पैसा लेने की अनुमति है, तो हम किसी भी अच्छा अच्छा, ये अमेरिका के संजय गुप्ता भाई हैं, आप भी इनको जानते हैं डॉक्टर साहब। सवाल कर रहे हैं कि आदरणीय डॉक्टर साहब जय भाई,
आरिफ भाई, सदर प्रणाम एंड जय हिंद। आपको लगता है कोई टूल किट एक्टिवेट हुआ है इस घटना के पीछे? प्लीज डू नॉट लूज योर ट्रस्ट ऑन मोदी। 100% एक्टिव हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने जो 3 घटनाएं बताई हैं। जय, अपने माइक को म्यूट कर दो जय प्लीज। तो जो अटारी बॉर्डर से 100 हिंदुओं को वीजा होने के उपरांत भी भेज दिया गया। इस तरह पाकिस्तानी हिंदुओं के मकान जोधपुर में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रोवोकेशन के तोड़े गए। और तीसरा, जो आज पोस्टर्स सिंध में निकले हैं कि जिस तरह कश्मीर में निकले थे, कश्मीर वैली में, कि रही गाली जैली पता नहीं क्या था वो, कि वो कश्मीरी में था कि या तो यहाँ चले जाओ यहाँ से, या फिर इस मुसलमान बन जाओ, या तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो ये तीनों को लिंकते हुए डेफिनेटली टूल किट एक्टिव है कि इन 1 करोड़ हिंदुओं को, जनसंख्या पूरे हिंदू समाज से, इनको कम करने का प्लानिंग है। मोदी जी पर ट्रस्ट लूज करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मोदी जी मेरे लिए तो महादेव के अंशावतार हैं, क्योंकि 2014 से 2019 के बीच में राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, और जो नोटिफिकेशंस उन्होंने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए निकाले, जो सिटीजनशिप के काम हमने किए, वो सबके सब मोदी जी के बिना होना ही असंभव थे। 2014 में इलेक्शन मैनिफेस्टो में पाकिस्तानी हिंदुओं का विषय उठाया जाना मोदी जी के निजी प्रयासों के कारण हुआ था। 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मोदी जी और अमित शाह के निजी प्रयासों के कारण पारित हुआ। अब वो उसके बाद में वो एक्टिव नहीं है, क्या कारण है? देयर इज समथिंग दे नो दैट वी डू नॉट नो। मोदी जी पर ट्रस्ट खोने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं धुर मोदी समर्थक हूं, और मुझे तो सुबह से शाम तक गालियां पड़ती हैं इस बात के लिए। गंदे गंदे फोन आते हैं हिंदुओं के कि तुम खाजपूत हो, तुम संघी इतिहासकार हो, तुम मास्टर स्ट्रोकवादी हो। मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं भगवान कृष्ण के आदेशानुसार अपने आप को योग में स्थित करके चलता हूं। न मुझे किसी की प्रशंसा से कोई तुष्टिकरण होता है, न मुझे किसी की निंदा से कोई रुष्टिकरण होता है। मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं। पाकिस्तान के हिंदुओं को मुझे निकालना है, ये मेरा और जय हम दोनों का संकल्प है। मोदी जी पर ट्रस्ट खोने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मोदी जी हमारे नेता थे, मोदी जी हिंदुओं के नेता हैं और हमारे नेता रहेंगे। ये धीरज भाई सवाल कर रहे हैं कि सारे हिंदूज को सिंध से निकालने का क्या सही है? सिंध तो सनातन धर्म की धरती है, क्या हिंदूज को वहां एम्पावर नहीं किया जा सकता? मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। ये बड़ा एक डिजीज्ड माइंडसेट का क्वेश्चन है। सॉरी फॉर दी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। और बहुत इंसेंसिटिव है। जिहादी समाज के बीच में चारों तरफ, जहां 95% जिहादी समाज आपके चारों तरफ है, उसके बीच में अपने हिंदू वैल्यू सिस्टम, अपनी हिंदू आइडेंटिटी, अपनी हिंदू इकोनॉमी और अपनी हिंदू त्योहारों को और उसके वैल्यू सिस्टम के साथ जीवित रहना, दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है वैसे रहना है, या मगरमच्छों के बीच में जैसे मछली रहती है वैसे रहना है। आपको एम्पावर करना है ना, तो जरा दिल्ली की जहांगीरपुरी में एम्पावर कर दीजिए ना हिंदुओं को। हमारे जयपुर में रामगंज का एक इलाका है जहां पर पुलिस नहीं जाती है रात को 8 बजे के बाद। वहां के ब्राह्मण बनिए सब हिंदू जो है मकान बेच के जा चुके। 5-5 करोड़ की हवेलियां 5-5 लाख में बेच के चले गए वो। तो जरा रामगंज में तो एम्पावर कर दीजिए हिंदुओं को। ये प्रश्न दिखाता है कि हमें जिहादी समाज की बेसिक समझ ही नहीं है। और वो आप जैसे प्यारे आदमी आरिफ भाई हिंदुओं को जगा रहे हैं इतने सालों से। तारिक फतेह साहब, भगवान उनको मोक्ष दे जहां भी हैं वो बेचारे मर गए समझाते समझाते हिंदुओं को। लेकिन हिंदू समझने को तैयार नहीं है कि जिहादी समाज ऑपरेट कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो उस अनभिज्ञता से, उस अज्ञान से ये प्रश्न आता है। जो हिंदू पाकिस्तान में, उनको एम्पावर कर दो। आप चले जाओ, अगर आपको एम्पावर करना है जाकर रह के दिखाओ जरा उनके बीच में। मांस की हड्डियां फेंकी जाएंगी। सुबह से लेकर शाम तक 1 दर्जन बार आपको बोला जाएगा
आप हम में आ जाओ यार, आप कलमा पढ़ लो ना यार, आप हमारी तरफ आ जाओ ना, क्या रखा है हिंदू बने, आ जाओ ना हमारी तरफ आ जाओ ना। आदमी इरिटेट होकर सर फोड़ दे किसी का, और आपकी बच्ची की सलवार में हाथ डाला जाएगा, तो जरा रह के दिखाइए ना इनके बीच में, एम्पावर करने की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल आया है वापस पेमी फर्स्ट की तरफ से कि डॉक्टर रत्नू, इज देयर एनीथिंग वी कैन डू टू हेल्प दीज पीपल और योर चैरिटी फ्रॉम ओवरसीज? Yes, we are right now, we have created another Dharmansh Foundation, United States, and it is a very ambitious project in which we want to uh, collect enough money in the United States and get a refugee status for these Hindus in the United Nations, so that a few lakh of them can be accommodated in United States, Canada, and Europe. So connect with me on my Twitter, connect with me on my Facebook. You can Google my phone number, whatever, and find out about me and connect with me, and then I can guide you to the Dharmansh Foundation of the US Foundation, which is right now engaged in collecting money to that end of getting a refugee status for Hindus of Pakistan in the United Nations. पेमी फर्स्ट के नीचे लिंक हमने शेयर किया हुआ है निमितिकन का, उनकी वेबसाइट है, वहां भी आप जय भाई से और डॉक्टर रत्नू से कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा काम होगा अगर ओवरसीज से हमारे हिंदू भाई सपोर्ट करेंगे। ये सिर्फ ये नहीं है कि खाली कुछ हिंदू आ गए हैं, इनका आगे वहां पे 1 करोड़ हिंदू बैठा हुआ है, जिनकी जिंदगी बचाना है, जिनकी बेटियां बचाना है, वो हमारी बेटियां हैं। डॉक्टर साहब, जब बात निकली है वहां पे पाकिस्तान में 1 करोड़ हिंदुओं की, तो उनको वहां से निकालने का क्या प्लान है? यही प्लान है कि जो अभी हमने, जब गृह मंत्री अमित शाह जी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो इस वक्त इंडियन एम्बेसी में 2000 वीजा पर मंथ हिंदुस्तान के लिए दिए जाते हैं, उनको बढ़ाकर कम से कम 10,000 तो किया जाए, क्योंकि 2000 की अगर नंबर ऑफ वीजाज है तो साल भर में 24,000 हिंदू निकलेंगे, और वो भी पूरे नहीं निकलते हैं। 2000 के 2000 केवल हिंदुओं को नहीं है, उसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले मुसलमानों की वीजा भी सम्मिलित हैं। एनीवे, मान लीजिए अगर 2000 हिंदू हम साल महीने में निकालते हैं, साल के 24, 10 साल में 2.5 लाख। आरिफ भाई, आप बताइए, आप कराची के मेयर रह चुके हैं, क्या 10 साल बाद हिंदू बचेंगे पाकिस्तान में? डॉक्टर साहब, वहां पे जो सूरत हाल है उसमें तो 10 साल बाद क्या, 5 साल बाद मुश्किल बचेंगे, जिस तेजी से काम हो रहा है। और अब जो यहाँ पे भारत में फिर इनके साथ ये सलूक हो रहा है, तो वो छोड़ देंगे। अभी तो एक उम्मीद है इनको कि हमारे पास भारत है, लेकिन जब भारत भाइयों की ये हालत देखते हैं, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर ही जब मैं आपके पास आया था और आप लोग मुझे वहां जोधपुर में लेके गए थे इन बस्तियों में, तो उस वक्त खबर चली थी कि पता नहीं कितने हिंदू सिंधी हैं वो वापस पाकिस्तान चले गए, क्योंकि भारत में इनके साथ पता नहीं क्या हुआ था और क्या नहीं। हालांकि आपको था कि वो केस वो समथिंग डिफरेंट, वो झूठ था, वो तो कोविड के कारण था। जय कुछ कहना चाहता है इस पर। अभी एक नया डेवलपमेंट है, मेरी रोज लोगों से बात हो रही है। अभी अपन ने काफी सारे स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट यहाँ उनके ब्लड रिलेटिव से साइन करा के भेजे हैं, जो कि एक कंपल्शन है भारत का वीजा लगाने के लिए। किसी इंडियन सिटीजन का स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होता है, उसको गवर्नमेंट के ऑफिसर से अटेस्ट कराना होता है, वो भी बड़ी मुश्किलों से हम करवा देते हैं। अभी वहां एक गौरव राजपूत करके कॉन्सुलेट आए हैं और वो भंग परिवारों को भेज रहे हैं। जैसे पति पत्नी और बच्चों ने वीजा लगाया, 5 जनों ने, एक बच्चे का वीजा नहीं करेंगे। ये एक डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी भारतीय दूतावास की भी वहां पे क्यों चल रही है, या ये ऑफिसर इंटेंशनली भेजा गया है, या हमारी सरकार में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल विल के तो लिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि सरकार में बैठे हुए लोग इतना घृणित काम कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे मुझे कुछ झोलझाल लग रहा है। अचानक से वीजा की संख्या डाउन हुई है हिंदुओं के, और भंग परिवारों को वीजा दे रहे हैं। जैसे बूढ़ी माँ को वीजा नहीं दिया किसी कारण से, पति पत्नी और बच्चों में से पत्नी को वीजा नहीं दिया, पति और बच्चों को दे दिया।
3 भाई और 3 भाइयों की पत्नियां आना चाहती है, 3 भाइयों को दे दिया, 2 भाइयों की पत्नियों को दे दिया, 1 भाई की पत्नी को दे दिया, 2 को नहीं दिया, 2 बच्चों को दे दिया, 2 को नहीं दिया। ऐसा एक नया ट्रैक पिछले 1-1.5 महीने से पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास में चलने लगा है। तो कहा तो हम बात कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों निकालने की, अच्छा फिर क्या है, ऐसे परिवार जब आते हैं ना आरिफ भाई, तो वो अवसाद में आ जाते हैं। अब हमारे कोऑर्डिनेटर है भागचंद जी, उनकी माता जी का वीजा नहीं लग पा रहा है, तो अब हमारा कोऑर्डिनेटर की माता जी का वीजा लगवाने के लिए हमको पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। बुजुर्ग हमारी तो माँ है, हमारे साथी की माँ है, वो भी हमारी माँ है। तो ये सब चीजें, पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अचानक कैसे आ गई हमारे तंत्र में? क्या हमारे पॉलिटिकल लोगों की तंत्र पे पकड़ कमजोर हो गई है? क्या कोई आर्म ट्विस्टिंग हो रही है? क्या जिहादियों के स्लीपर सेल्स हमारी ब्यूरोक्रेसी में घुस गए हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 9 साल में जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये जो समय हमारा चल रहा है 2022-23 वाला, ये मतलब काफी टफ टाइम हमको देखने को मिल रहा है इस सरकार के साथ में भी। समहाउ हमारा दिल नहीं मानता आरिफ भाई, हम इनकी इंटेंशन पे डाउट नहीं कर सकते। हमको लगता है कि अगर नहीं करना होता तो इतना सारा क्यों किया। कांग्रेस में तो लड़ाई ये होती थी कि डिपोर्ट ना कर दें, आज हम मांगने पे आ गए कि भाई साहब ये दे दो, सीए ले आओ, ऐसा कर दो, ये नोटिफिकेशन रेक्टिफाई कर दो, इसकी डेट बढ़ा दो, इसमें लाइन जोड़ दो, इसमें ये घटा दो, इनको परेशान मत करो। डिपोर्ट होते हुए लोगों को इसी सरकार ने हमारे आग्रह पे रोका है। 6 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा था, सारे पेपर बन गए थे, निकलने वाले थे, हमने आंधी तूफान एक करके उनका डिपोर्टेशन कैंसिल कराया। थोड़ी सी गलती उन लोगों की भी थी, पर कोई देशद्रोह नहीं था। टेक्निकल और लीगल एरर थी, पर देशद्रोह नहीं था, इसलिए वो रुक भी गए। सरकार ने हमारी बात भी मानी। तो बड़ी इन दिनों अंग्रेजी में कहें तो कंफ्यूजन और हिंदी में कहें तो असमंजस और उर्दू में कश्मकश का शिकार हैं हम लोग। समझ में नहीं आ रहा ये अचानक से चीजें खराब क्यों होने लगी हैं, और भारत सरकार को क्या हो गया, मतलब भारत सरकार के तंत्र को क्या हो गया? क्या हमारे लोगों की पकड़ ढीली पड़ गई? ये बहुत गहरे प्रश्न है। तो यहाँ कोई साला मोइनुल हक परेशान करता है, तो वहां पे कोई गौरव राजपूत पहुंच के वो परेशान करता है। हर जगह ये सेल्स कैसे क्रिएट हो जाते हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है हमारे लिए। आईएसआई यहाँ पे स्लीपर सेल तैयार कर ले, समझ में आता है, लेकिन हमारे इतने बड़े अधिकारी तो उनके स्लीपर सेल्स नहीं हो सकते। तो क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी में कुछ बड़े लेवल पे उनका गेम चल रहा है? ये बड़े गंभीर प्रश्न आजकल हमको फेस करने पड़ रहे हैं आरिफ भाई। अरे तो जय भाई, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि पूरी दुनिया में आप जाएं इस वक्त, तो सब एक ही बात कह रहे हैं कि भारत में तो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट सरकार है, भारत में तो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट राज कर रहे हैं। तो इस हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट सरकार में ये हाल है, तो अब आदमी कहाँ जाए फिर? ये बताइए जरा, क्या हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट सरकार जो पूरी दुनिया में पोर्ट्रे की जा रही है, वो 4 वीजे भी नहीं लगा के दे रही अपने हिंदू भाइयों को? नहीं, फिलहाल नहीं दे रहे हैं। ये आज का तो अपडेट है। तो जय भाई, अब तो हम आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल आप भी इस बीजेपी सरकार का हिस्सा हैं और उसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप बताएं कि फिर बीजेपी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही? यहाँ पे तो अगर एक मिसाल है कि अवैसी की सरकार होती तो वो रोहिंग्या के लिए आउट ऑफ वे जाके काम करता, तो यहाँ पे क्या बीजेपी सरकार आउट ऑफ वे जाके कुछ नहीं कर सकती? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप का मानना है ये एक सेकुलर देश है और सेकुलर फॉर्मेट बनाए रखते हुए ही काम करना है। तो बड़ी सारी समस्याएं हैं, बहुत आर्म ट्विस्टिंग भी है। देखिए क्या है, आप एक चीज समझे आरिफ भाई, ओवैसी की मदद करने के लिए या उसकी लॉबिंग के लिए 56 देश खड़े हो जाते हैं। हिंदू लीडरशिप का ये भी मुझे लगता है, मैं नहीं जानता है कितना इसमें अंदर खाने कोई सच्चाई है कि नहीं है, एक एजम्पशन है, एक आकलन है, एक अनुमान है कि इनकी भी बात बात पे आर्म ट्विस्टिंग होती है। अब आप बताओ, नुपुर शर्मा के मामले में कतर का क्या लेना देना? नुपुर शर्मा के मामले में यूएई का क्या लेना देना है? ओमान का क्या लेना देना है? साले तुमने सुना ना समझा ना उस डिबेट को देखा, और तुम लगे पीछे हम इंडिया का सामान बायकॉट करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो ये जो पागलपना है जिहादी मानसिकता का, तो जिहादी मानसिकता एक लेमन मुस्लिम में होगी जरूरी थोड़ी है। कतर के राजा में भी तो जिहादी मानसिकता पूरी दुनिया जानती है। वो अल जजीरा के नाम पे पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह ऑपरेट कर रहा है अपने चैनल को, और उसका हर कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो उसका इंटेलिजेंस एजेंट की तरह काम करता है, पूरी दुनिया जानती है। फिर क्या कर लेते हैं हम, और वो बोल्डली रिएक्ट करते हैं छोटे मोटे इशू पे भी।
एक पिद्दी सा देश साला, हम जोर से फूंक मारे पूरे हिंदुस्तानी मिलके तो उस देश के अंदर आंधी तूफान आ जाए, जलजले आ जाए। ऐसा पिद्दी सा देश हमको धमकाने पे आ जाता है। और जो डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी की सरकार आंख में आंख डाल के पूरे वेस्ट की बात कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ बात रही होगी कि वो बैकफुट पे आ जाते हैं। तो कैसी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, समझ से परे हैं, लेकिन समझ के भी रहेंगे और हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि अभी फंड रेजिंग की बात हो रही थी आरिफ भाई, पूरी दुनिया लगी है पाकिस्तानी हिंदुओं के मकान तोड़ते। अरे तुमने गिने हैं क्या जाके? तुम देख के आए हो क्या? तुम बात करके आए हो उन लोगों से? पहले दिन ओमेंद्र रत्नू और जया आहूजा पहुंच गए बिना किसी देरी के, सारे काम अलाइन कर दिए, कल से काम चालू हो जाएगा। 2-3 दिन तो लगते हैं ना सेटअप करने में, और कंसिस्टेंसी से चलेगा। एक दिन घर टूटा, एक दिन पैसे इकट्ठे कर दो और एक दिन झोपड़ा बना दो, फिर बाद में रहेगा झोपड़ा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी जया आहूजा और ओमेंद्र रत्नू जैसे लोग हैं, और कोई गारंटी नहीं है इसकी। हम लड़ते हैं मौके पे, मैदान के अंदर बीच में खड़े होकर, हवाई बातें करने का टाइम नहीं है हमारे पास में। इसकी गारंटी ये है कि वहां के लोकल हिंदू समाज के साथ हमने इतने साल तक अलाइन करके काम चलाया है अपना, और छोटे से मूवमेंट को इतना बड़ा बनाने के लिए दिन रात खपे हैं। हम सतत काम करेंगे। अब हमने ये निर्णय ले लिया, सैद्धांतिक निर्णय, कि वहां एक बड़ा शेल्टर होम चलेगा। उस बड़े शेल्टर होम में कम से कम 500-700 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी, रोटेशन बेसिस पे। पुराने जाएंगे, नए आएंगे, और उसकी कम्युनिटी किचन का संचालन भी निमित्त एकम के द्वारा किया जाएगा। हर दिन 3000 लोग वहां पे खाना खाएंगे। कैसे खाएंगे आरिफ भाई? 1000 लोग रहेंगे तो 3 टाइम का खाना बनेगा। इसके लिए बहुत सारा धन, बहुत सारा ऊर्जा, बहुत सारा परिश्रम, बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। अब तक हिंदू समाज ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें आगे भी आशीर्वाद मिलेगा ऐसा हमें लगता है। और नहीं मिलेगा तो ईश्वर है ना, माँ जगदम्बा, माँ हिंगलाज है चलाने वाली, वो चलाएंगी। लेकिन आज टूट गई झोपड़ी, अब पता नहीं कौन कौन कहां से उठ करके ट्विटर पे पैसे इकट्ठे कर लेगा, तो भाई वो कर ले। पर हम एक एक आदमी को अगले 1 महीने से 1.5 महीने में उसके झोपड़े में, पहले से अच्छे झोपड़े में शिफ्ट करा देंगे। और उतने दिन के लिए पैरेलल व्यवस्था जो भी कर रही है वो अगले 2 से 3 दिन में उसका सेटअप कर देंगे। हमारे यहाँ कहावत है, हथेली पे सरसों नहीं उगती, सरसों तो खेत में ही उगती है। तो ऐसे बात करने से मकान नहीं बनते। मकान बनने की एक प्रक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है, लॉजिस्टिक्स होते हैं, पैसा चाहिए होता है, सोचना पड़ता है कैसे बनेगा, क्या होगा। आपको पूरे प्रशासन से लड़के बनाना है, आपको पूरी सरकार से लड़के बनाना है। हलवा थोड़ी है, कढ़ाई गरम की, थोड़ा पानी डाला, थोड़ा सूजी डाली, थोड़ा घी डाला, थोड़ी चीनी डाली, हिलाया मिलाया, थोड़ी देर पकाया और फिर बना दिया। तो ये नहीं है। जो काम जैसे होने के होते हैं वैसे ही होंगे। बिल्कुल सही सिचुएशन बताई। डॉक्टर साहब, जय भाई, आप लोग अभी ट्रैवलिंग करके आए हैं और पूरा दिन आप मुख्तलिफ चीज़ों में लगे रहे हैं, तो आखिरी में मैं आपसे मैसेज चाहूँगा कि आपका जनरली भारत के हिंदुओं से या भारत के सारे लोगों को क्या मैसेज है इस सारे विषय में? देखिए, मैसेज क्या है, मैं उत्साहित हूं। इस पूरे एपिसोड के 2-3 बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं आरिफ भाई। मेरे भाइयों के घर टूटे, 40 घर टूटे, ये तो बहुत दुख और पीड़ा। मैं जाकर आया, आपने वो वीडियोस देखे हैं, मेरी आत्मा कांप गई उनको देख करके कि हम जीते जागते मनुष्यों के साथ उनके साथ ये बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन जो 2-3 पॉजिटिव फॉलोआउट्स हुए हैं इसके, उनमें से एक तो ये है कि जो समाज का हमें सम्मान और प्यार मिल रहा है। मैंने 20 लाख का एक मॉडेस्ट टारगेट रखा था कि हम 50-50 हजार प्रत्येक परिवार को देंगे। वो पैसा ऑलरेडी निमित्त एकम में आ चुका है। तो अब हम और भी अच्छे सघन प्रयास कर पाएंगे, क्योंकि पैसा तो इतना हमें चाहिए कि एक हिंदू को पाकिस्तान से निकालने का मूल्य लगभग 8,000 रुपए आता है। 1 करोड़ हिंदुओं को निकाल। परमानेंट शेल्टर अब शुरू करेंगे अपन, अब तक अपन नहीं कर पा रहे थे, अब हिंदू समाज का आशीर्वाद मिल रहा है तो वहां 500-700 लोगों का परमानेंट शेल्टर होम शुरू करेंगे। आज वो हमारे पास होता तो इन 50 परिवारों को हम 1 सेकंड में उसके अंदर ले जाते, और लोग तो आ ही रहे ना, आगे भी आते रहेंगे। तो ये समाज के द्वारा इतनी, जैसे मुझ जैसे आदमी की ट्वीट्स और रिट्वीट देखिए सोशल मीडिया पर, एक तूफान आया हुआ है। तो वो एक बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब समाज में इस
इशू के प्रति संवेदना है, सेंसिटिविटी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं 5-7 साल से एक प्रयास कर रहा था आरिफ भाई के जो हिंदू लीडरशिप है, यानी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ये और हम जैसे मिडिल क्लास हिंदूज जो हिंदूज के लिए इतना फील करते हैं, वो मिलकर काम करें। लेकिन कुछ बैठ नहीं पा रहा था। कभी बैठते भी थे तो वो कुछ कमेंट पास करते थे, आप कल के लोग हमें बताएंगे कि क्या करना है, तो एक बड़ा एक फ्रिक्शन था। इस बार सुरेश जी उपाध्याय हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने हमें बुलाया, जोधपुर की टीम से हमें मिलाया। ये जो भागचंद के छूटने का प्रकरण है जेल से, इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारी लीगल टीम और जो विश्व हिंदू परिषद की लीगल टीम सबने मिलकर काम किया। तो एक छोटे से लेवल पे शुरुआत हुई है दैट मिडिल क्लास हिंदूज लाइक माई सेल्फ, संजय दीक्षित, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, मधुकीश्वर, नीरज अत्री, आप जैसे प्यारे लोग, हम लोग एक रैग टैग मिलिशिया की तरह काम करने के स्थान पर एक संगठित ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि लीडरशिप हमें अपने साथ काम करने को ओपन दिख रही है। और मैं आपको बता नहीं सकता उससे कितना मेरा स्ट्रेस लेवल कम हुआ है और मेरी कितनी कष्ट उसमें कम हुए, मेरे और जय को हमारे कितने लेवल्स हमारे कम हुए। अब जब हम रिहेबिलिटेशन का काम शुरू करेंगे सोमवार से, तो मुझे आश्वासन मिला है विश्व हिंदू परिषद से कि वो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें लगेंगे। तो ये दूसरा इसका बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और तीसरा इसकी ये है कि मैं और जय 1 महीने पहले एक पदयात्रा निकालना चाहते थे कि पाकिस्तानी हिंदू इशू को हम लोग इंटरनेशनलाइज करें, इस पर सेंसिटिविटी हो लोगों की। हम 500 हिंदुओं को लेकर पैदल जाना चाहते थे, दलित समाज को जगाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। जय की बेचारे की कोई एक्सीडेंट में टांग टूट गई थी, तो वो नहीं हो पाया। इस एपिसोड से जो 40 घर टूटे हैं, इससे ये मुद्दा एक बहुत बड़े लेवल पर एस्केलेट हुआ है। और उसका शुभ परिणाम यह हुआ है कि जो जेडीए के कमिश्नर मिस्टर नवनीत कुमार थे, उनको वहां से ट्रांसफर करके बेइज्जत करके वहां से निकाला गया है। तो अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है। हमारी लीगल टीम जिन जिन अफसरों ने ये नीचता करी है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, उनको हम नौकरियों से निकलवाने का प्रयास करेंगे। वो जो पत्रकार जिन्होंने ये सब किया है, उनको हम जेल भिजाने का प्रयास करेंगे। उन सबको छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी। तो इस भयानक तकलीफ के अंदर भी कुछ अच्छे आउटकम्स इसके निकल के आ रहे हैं। मैंने कम से कम अपने 12-13 साल के एक्टिविज्म में हिंदू समाज में इतनी चेतना और इतनी एकता पहले कभी नहीं देखी। ये बहुत शुभ संकेत है मेरे लिए। जय भाई, म्यूट है जय। हाँ, मोटी मोटी बात सारी भाई साहब ने कह दी है कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज दोनों होती हैं। तो अब युद्ध को और बेहतर तरीके से शार्पन वेपन्स के साथ में संगठित होकर के छोटी आर्मी और बड़ी आर्मी के अलाइनमेंट के साथ में छोटी आर्मी बड़ी आर्मी के नेतृत्व में लड़ेगी। और छोटी आर्मी बड़ी आर्मी का उद्देश्य एक है, प्रैक्टिकली वो एक है, उनकी ट्रेनिंग और तौर तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तो वो सब अलाइन हो जाएंगे, बड़ी आर्मी के नेतृत्व में काम करेंगे। और इसका हमेशा लाभ होता है संगठित होने का, जुड़ने का। यहाँ हिंदू समाज उनके रिहेबिलिटेशन के लिए साथ में खड़ा हो गया है। हर तरीके से हमारे लिए हिंदू समाज सहायता कर रहा है। और क्राउड फंडिंग, क्राउड कैश और वो सब चीजें पे मैं और डॉक्टर साहब ज्यादा इसलिए विश्वास नहीं करते कि हमारा काम सतत चलता रहा और हम अपनी गति से चलते चलते कहीं पहुंचे। तो हमने अपनी गति से चलते चलते लोग कुछ 13,000 भाई बहनों को पाकिस्तान से निकाल लिया, 3,500 से 4,000 के बीच में। आज एग्जैक्ट नंबर मैंने निकालने के लिए टीम को बोला है, नेक्स्ट कार्यक्रम में हम आपको एग्जैक्ट नंबर बताएंगे, पर ये 4,000 के लगभग कुछ नागरिकता की संख्या पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रयासों से हो गई है और उनके सबके मिले जुले प्रयासों से हो गई है। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, ये और आगे बढ़ेगी। अच्छा, पागल हम लोग पक्के हैं, तभी तो आपके चैनल पे आकर के और मैं पाकिस्तान में रहते हुए किसी भारतीय दूतावास के अधिकारी का नाम ले रहा हूं। आपको दोनों को समझ में आ रहा है वो कौन होगा। तो
ये सब तो करना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, बात करे बिना नहीं रह सकते, प्रश्न उठाए जाएंगे। और अगर कोई राजी से नहीं मानेगा तो बेराजी से भी ऊपर से नीचे तक तंत्र को हिला करके भी उन जायज बातों को, उन सही बातों को, हमारे भाई बहन बच्चे बच्चियों को रेस्क्यू करने के अंदर कोई अगर अवरोध उत्पन्न करेगा तो उसके साथ बात भी की जाएगी और आमने सामने टकराव होगा तो टकराव भी झेला जाएगा, किया जाएगा। जो जरूरी है वो सारे काम किए जाएंगे। आप लोग सब ऐसे ही ऊर्जा बनाए रखें। आज एक बहन ने 51 रुपए का कंट्रीब्यूशन भेजा है निमित्त एकम को, फिर उनका मैसेज आया कि भैया मिला क्या। मैंने कहा बहन जी मुझे अभी अभी 51 करोड़ रुपए मिले। भैया मैंने 51 रुपए भेजे। मैंने कहा बहन जी आप जैसे लोग कहीं पे बैठ के अगर इन भाई बहनों की चिंता करके 51 रुपए भेज रहे हो ना, आपका 1 रुपया 1 करोड़ के बराबर है। आपके 51 रुपए थोड़ी है, आपके तो 51 करोड़ आशीर्वाद है हमको। आपके जैसे लोग जो कहीं पे कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जीने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो किसी भी तो जगह स्लम में बैठ करके, और पाकिस्तानी हिंदुओं की स्लम टूट जाती है उसकी चिंता कर रहे हैं। इस लेवल पे जाके हिंदू समाज में चेतना आ रही है। इसलिए मेरे को बहुत आशाएं हैं, बहुत होप है, और मुझे लगता है कि ये बात अब बड़ी और बड़ी होने वाली है। शायद माँ हिंगलाज ने ये छोटा सा बलिदान इसलिए लिया है कि इस बलिदान के ऊपर एक बहुत बड़े स्ट्रगल की, बहुत बड़े संघर्ष की, और बहुत बड़े युद्ध की, और बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की एक बड़ी मंजिल खड़ी होने वाली है, इमारत खड़ी होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम होपफुली यहाँ से आगे उसी रास्ते पे जाएंगे हिंगलाज माता की कृपा से, और कुछ बड़ा करेंगे, और आगे आने वाला समय पहले से बेहतर और अच्छा होगा, इसकी मुझे पूरी आशा है और ईश्वर में मेरी पूरी आस्था है। जी डॉक्टर साहब, दो बातें का मैं और कहना चाहूंगा आरिफ भाई, जय भी सुने। हम इतने वर्षों से पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। एक समय था जब हम 500-500 700 हिंदुओं को निकालते थे। कोविड के समय बिल्कुल बंद हो गया। अभी जनवरी से 200-300 हम निकाल रहे हैं। ना हमने कभी सरकार से कुछ अपेक्षा की, ना हमने कभी समाज से बहुत ज्यादा अपेक्षा की। चुपचाप हम अपनी लेवल पर काम कर रहे थे। अब जब पाकिस्तानी हिंदुओं के मकान इस तरह से तोड़े गए तो ये एक लेवल ऑफ प्रोवोकेशन था मेरे लिए। ये जिहादियों के द्वारा एक प्रोवोकेशन था कि हम तुमको इस तरह चुपचाप इन हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं निकालने देंगे। और मैं इस प्रोवोकेशन को, इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब आएगा मजा। अब देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम है। तो इस प्रोवोकेशन के कारण समाज जागा, हमारे भी करंट लगा, और नई चुनौतियों के सामने हम आकर खड़े हुए। तो हमारी प्रज्ञा, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे जो टेंटिकल्स हैं वो भी शार्पन हुए। एक चीज। दूसरी चीज, हिंदू धर्म को बचाना है। आप इशू बेस्ड क्राउड फंडिंग नहीं कर सकते। आज घर टूटे हैं, 2 करोड़ इकट्ठे हो गए। आज कन्हैया का मर्डर हुआ है, 1.5 करोड़ इकट्ठे हो गए। आज जब जयशंकर, वो निषाद की बेटी को, निषाद ने उसको गोली मार दी, 50 लाख इकट्ठे हो गए। कम से कम मेरी और जय की इस तरह की फंडिंग में कोई रुचि नहीं है। मैंने ट्वीट भी किया है आरिफ भाई, आप उसको देखिएगा, रिट्वीट करिएगा। वी आर लुकिंग फॉर अ कंसिस्टेंट फंडिंग ऑफ बाय द समाज फॉर हिंदू इश्यूज, जिसके लिए धर्मांश फाउंडेशन हमने खड़ा किया। निमित्त एकम का मैंडेट बहुत लिमिटेड है। निमित्त एकम सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुओं और भारत के दलित समाज के लिए काम करता है। लेकिन धर्मांश फाउंडेशन जेनेरिक पूरे विश्व में हिंदू जहां कहीं भी पैसे की आवश्यकता होगी उसके लिए काम करेगा। हमारी कोई रुचि ही नहीं है इशू बेस्ड फंडिंग में। हमारी रुचि है, जैसे कि मुसलमान ज़कात देता है, क्रिश्चियन टाइथ देता है, हिंदू धर्मांश दे। उस धर्मांश में 100 रुपए महीने 1 करोड़ हिंदू यदि देंगे तो 100 करोड़ रुपए महीने की फंडिंग आ जाएगी। फिर आपको न तो हिंदू इस तरह बेघर होंगे, फिर आपको न लव जिहाद के केसेस के लिए भागने की जरूरत है, न आपको वकील हायर करने के लिए वकीलों के निहोरे। आपकी लीगल पैनल होगा, लव जिहाद के खिलाफ एक लीगल सेल होगा, पाकिस्तानी हिंदूज के ऊपर काम करने वाले डेडिकेटेड लोग होंगे। इफ यू वांट टू विन दिस वॉर, you have to have paid
bright, intelligent Hindus who are committed to work for the upliftment of Sanatan Dharma. ये इशू बेस्ड नहीं हो सकता, ये एक जेनेरिक लो ग्रेड। तो 100 रुपए महीने मांगता हूं मैं, तो इसीलिए मेरे लिए वन टाइम का 10 लाख का डोनेशन और उस महिला का 51 रुपए का मंथली डोनेशन, मैं चाहूंगा कि मुझे 51 रुपए मंथली मिल जाए, ना कि वो 10 लाख मिले और उसके बाद में कुछ अंटिशंट हो जाए। लेकिन खैर, जो 10 लाख देना चाहते हैं वो इससे बिद गए ना, वो 10 लाख भी दे दे, लेकिन लेकिन उस 51 रुपए देने वाली महिला को मेरा प्रणाम और मेरा नमस्कार है, उसके प्रति साधुवाद है। वो हर महीने 51 रुपए देती है, तो मुझे पता है कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है और मैं उसी लेवल पर अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जय भाई, और आप लोग जो काम कर रहे हैं इसका कोई अजर तो आपको कोई दे नहीं सकता। देखें, मैंने देखा है आप डॉक्टर साहब अपना हॉस्पिटल में इतना बिजी होते हैं, वो सब छोड़ छाड़ के आप ये काम कर रहे हैं। जय भाई अपना इतना सारा काम, फैमिली, और फिर जय भाई का सोशल नेटवर्क, वो सब छोड़ छाड़ के मैंने देखा है, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी जोधपुर जा रहे हैं, कभी टोटल ट्रैवलिंग में एक तो इनका टाइम निकलता है। इसका और कोई तो आपको रिटर्न नहीं मिल सकता, लेकिन हिंदू समाज की तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिलता है, यही हम कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये कंटिन्यू करेंगे। अड़चने आएंगी और आ भी रही होंगी आप लोगों को, वो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। आरिफ भाई, लेकिन चलते चलते एक बात याद आ गई कि आपको क्या मिलता है। का हिंदू है वो आपकी तरफ देख रहा है। अभी एक साहब ने नीचे कमेंट किया है कि डॉक्टर साहब हमें पूरा यकीन है कि आप पाकिस्तान के सारे हिंदुओं को बचा लेंगे। जी, बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन हाँ, मेरा संकल्प है, मेरे जीवन का संकल्प है। महादेव ने आयु दी। जय भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि आप कह रहे थे हिंदू समाज का बहुत आपको सहयोग और आशीर्वाद मिलता है, पर असली जो चीज मिलती है ना आरिफ भाई, हमारी कच्ची बस्तियों में, कच्चे पक्के घरों में, दलित ट्राइबल हिंदुओं के घरों में हंसती नन्ही मुस्कुराती जो परियां हैं हमारी बेटियां, जब वो खुले चौक में खेलती हुई दिखती हैं, तो वो असली कमाई है इस सब में। मेरा सारा मोटिवेशन, ओमेंद्र जी का सारा मोटिवेशन ये था कि हम बच्चियों के पिता हैं। अगर जय आहूजा के दादाजी पार्टीशन में नहीं आए होते और जय आहूजा वहां पैदा हुआ होता, तो जय आहूजा की बेटी सुबह घर से गई है, शाम को घर लौटेगी कि नहीं लौटेगी स्कूल से, इसी चिंता में जीवन जाता। कुछ बेटियां हैं जो पाकिस्तान से यहाँ ले आई गई हैं, भले उनके पिता 300-400 रुपए रोज कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर हर वो बच्चा बच्ची बिना प्रताड़ना का और बिना थ्रेट का जीवन जी रहा है और उनकी आंखों में स्वतंत्रता की चमक है। तो हम उनके जीवन में स्वतंत्रता ला पाए, आजादी ला पाए, फ्रीडम ला पाए, ये मुझे लगता है कि अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए वो बेटे बेटियां हैं जिनकी आंखों में स्वतंत्रता का वो भाव, वो चमक दिखाई देती है। तो ये मिलता है ये सब करके आरिफ भाई, जिसके लिए हम पागल होके लगे हैं। एक बस लास्ट बात और बोलूंगा आतिफ भाई, आपने कहा ना हिंदू समाज को संदेश, तो 4 लाइनों के साथ बात समाप्त कर दूंगा। एक कवि ने लिखा है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आरिफ भाई, आप कवि हृदय है, इसको आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। वाह वाह। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। हिंदू समाज समझ ले, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये जानवरों की फौज एक दिन आपके घर भी आएगी और आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता।
जय और मैं और आरिफ भाई, हम तीनों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि रात को 1 बजे बैठकर ये डिस्कशंस कर रहे हैं। देयर इज समथिंग वेरी डेंजरस गोइंग ऑन, देयर इज समथिंग वेरी नास्टी गोइंग ऑन दिस ग्लोब। दिस इज द टाइम टू स्टॉप इट। आप 100 रुपए महीने का धर्मांश देकर उसको, अपना कंट्रीब्यूशन देकर उसे रोक सकते हैं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच जय भाई और ओमेंद्र रत्नो जी। मैं अपने दर्शकों को एक बात क्लियर कर दूं कि देखें, जय भाई नहीं आए थे, डॉक्टर ओमेंद्र रत्नो जी नहीं आए थे। जैसे ही मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तो वो पाकिस्तान फाइल्स नाम का एक साहब है, वो पूरे कमेंट सेक्शन को टेक ओवर कर रहा था और वो कह रहा था कि मैं जय भाई को छोड़ूं, मैं ओमेंद्र रत्नो जी को छोड़ूं, मैं सिर्फ उनका नाम लूं और उनका काम दिखाऊं, जिनको मैंने आज तक देखा भी नहीं है, उनका काम भी नहीं देखा, उनका नाम भी नहीं सुना। अब वो लाइव प्रोग्राम है, या तो रिकॉर्डिंग होती ना तो चलो मैं रिसर्च करके उनका नाम लेके आता। हर आदमी का काम करना फर्ज है, हर आदमी पे फर्ज है कि काम करे। अगर आप काम कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आप काम सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं तो फिर यार ये पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म। मैं खुद चल के जाके देख के आया हूँ जोधपुर जयपुर में, उन हिंदू लुटे पुटे काफिलों के लोग, बच्चे बड़े औरतें, उनके आंखों में मोहब्बत और अप्रिसिएशन देखी है इन दो महारथियों के लिए, जो कि वहां पे दिन रात काम करते हैं, अपने परिवार को छोड़ के उधर लगे रहते हैं। तो मैं इनका काम कम बताया, हमने समस्या ज्यादा बताई। हम यहाँ पे समस्या बताने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो सब एक ही बात पे लगे रहे। और उनके साथ ये आयुषी आयुषी झा है, वो आखिर तक अब तक लगी हुई हैं कि मैं उनका काम क्यों नहीं बता रहा, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं लाइव प्रोग्राम छोड़ के अब लग जाऊं, मैं ढूंढूं क्या काम करूं जिनका मैंने कभी नाम नहीं सुना। अरे अगर छोड़ो था क्या, अरे भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप मुझे छोड़ो ईमेल बेकार करके की दिखा बातों देते में। कि आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो हम आपकी भी बात कर देते, लेकिन जब मैं जानता नहीं तो मैं नाम नहीं ले सकता। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली फिटनेस हूँ, मैं उन बस्तियों में जाके आया हूँ, मैंने वहां पे हालात देखे और मैंने इनका काम देखा है। मैंने जिन बागचंद भाई की बात कर रहे हैं, मैं उनसे मिला हूँ, उनसे इंटरव्यू किया है, इनके ऑफिस में जाके देखा है कि किस तरह खाली ये नहीं है कि 3 वक्त की रोटी देनी होती है, रोजगार, हेल्थ इश्यूज, बच्चों की एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल इश्यूज, 50 चीजें हैं जो सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं। अगर कोई और कर रहा है तो मैं उसको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई बात एक है बात भूल गए आरिफ भाई आप। जी। उन रेत के दौरों में, उन पहाड़ी की तलहटी में रात को आपने और हमने वहां पे उनके साथ लोकगीत भी गाए थे और सुने थे, बिना यार साधन रात के को वो भाई छप्पर में ने क्या बैठे हुए रात, लोग आग जला के और अपने वाद्य यंत्रों के साथ में हमको गीत भी सुना रहे थे, वो भी याद होगा आपको। मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हमने वहां पे आग का अलाव जला के वहां पे चाय पी रहे थे और म्यूजिक हो रही थी और गाने थे और एक सादगी, एक माहौल था। स्वतंत्रता, आरिफ भाई स्वतंत्रता, इसी स्वतंत्रता की लड़ाई है सारी, इसी फ्रीडम की लड़ाई है सारी। वही चीज। तो अजीज दोस्तों, होपफुली मैं किसी को यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहता था, होपफुली आप पॉइंट समझ गए होंगे। मकसद सिर्फ है कि हमारे जो लुटे पुटे भाई आए हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें। आप सबसे मदद की दरख्वास्त है। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में कल लगाऊंगा, आप इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और नीचे निमितिकन का पूरा वो है, और अगर आपको मजीद डिटेल चाहिए तो आप मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट करें, मैं डॉक्टर साहब को या जय भाई को फॉरवर्ड कर दूंगा इनकी जो धर्मांश ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से भी। और आप जिस तरह इस हिंदू कॉज के लिए काम कर सकते हैं, देखें मेरे गुरु हैं तारिक फतेह भाई, उनका अभी देहांत हुआ, और यकीन माने जब मुझे ये खबर मिली कि उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनकी तदफीन नहीं हुई, तो एक दिल को ठंडक मिली, एक सुकून मिला। और मैंने भी अपने यहाँ के दोस्तों को, अपनी भी
ख्वाहिशात बता दी हैं कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, और हम पैदा पता नहीं कहाँ हुए थे, हम मरना सनातन में चाहते हैं। और नमस्कार, आपको प्रणाम है आरिफ भाई, करना चाहते हैं। प्रणाम है आपको, बहुत नमन है आपकी पवित्रता, आपकी सत्यनिष्ठा और आपकी इस इतनी बहादुरी को मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप गवाह रहिएगा कि ये मैंने आपके आज लाइव प्रोग्राम में ये बात कही है, और इस नमन है आप। सनातन की छतरी ने बड़ा सुकून दिया है, और जब तक जिंदा हैं हम इसकी तरवीज के लिए, इसके प्रमोशन के लिए काम करेंगे, और अपने भाई जो तकलीफ में हैं उनके लिए काम करेंगे। धन्यवाद अजीज दोस्तों, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद जय भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।